हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम एक 71वीं बीपीएससी को टारगेट करके लगातार करंट अफेयर का सीरीज एक देख रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि 40 से 50 एमसीक्यू देखते हैं प्रतिदिन और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। अभी हमारा टारगेट मुख्य रूप से 71वीं बीपीएससी है। साथ में अभी देखेंगे कि आप एडिशनल जो अभी एजुकेशन ऑफिसर का भी बीपीएससी के द्वारा फॉर्म आया है, बीपीएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम होने वाला है, जो बीएसएससी सीजीएल होता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी बिहार का कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इस वीडियो में बिहार स्पेशल करंट अफेयर है, तो निश्चित तौर पे बिहार के ही कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो चाहे वो 71वीं बीपीएससी हो, चाहे एडीईओ का भी पेपर होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आया है वो हो, या फिर बीपीएससी सीजीएल बीएसएससी सीजीएल हो, हम उसके लिए तैयारी करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो एसपीडी का एमसीक्यू है उसका 280 से लेकर 320 नंबर एमसीक्यू तक देखेंगे, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि 14 से 16 अक्टूबर 2024 तक बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित द्वितीय लुई ब्रेल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने जीता। आप इसको याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल के द्वारा जो है द्वितीय जो टूर्नामेंट हुआ, लुई ब्रेल क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, उसको जीता गया। तो एक सवाल है कि ये कहाँ आयोजन इसका किया गया था? तो देखेंगे कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था। इसका आयोजन आप देखेंगे, इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन जो है मुजफ्फरपुर के कपरपुरा मैदान में। आप याद रखेंगे ये कहाँ हुआ था, तो ये कभी भी पूछ लेता है। मुजफ्फरपुर का क्या है? कपरपुरा। तो इसको याद रखेंगे, मुजफ्फरपुर का कपरपुरा एक मैदान है, वहीं इसका आयोजन किया गया था। और लुई ब्रेल जो क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये ब्लाइंड लोगों के लिए था, तो इसको भी याद रखेंगे, ब्लाइंड लोगों के लिए टूर्नामेंट था। और इसमें 3 राज्य पार्टिसिपेट किया था, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और मणिपुर है। तो 3 राज्य थे, बिहार, वेस्ट बंगाल और मणिपुर था। और विजेता कौन बना? तो पश्चिम बंगाल बना है, जबकि उप विजेता कौन रहा है? तो आप देखेंगे उप विजेता बिहार रहा है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो कहाँ हुआ था ये? लुई ब्रेल द्वितीय तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। आप इसको याद रखें, मुजफ्फरपुर के कपरपुरा मैदान के अंदर हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी देने के बाद 18 अक्टूबर 2024 को पटना में कहाँ पहला फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था? तो पटना में ही किया गया था। तो फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया था? पटना में किया था। आप याद रखेंगे, फिल्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया था? पटना में किया गया था। अब बिहार सरकार क्या कर रही है कि फिल्म प्रोत्साहन नीति लेकर आई है 2024। आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि यह प्री के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इसका जो कैबिनेट मंजूरी कब मिली है, तो इसको डेट याद रखेंगे, 18 अक्टूबर 2024। बस आप देखें कि जो ये फिल्म जो बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी जो लेकर आई है गवर्नमेंट, तो उसमें क्या कर रही है कि एक तरीक़ा से पहला तो ये करेगी कि बिहार में जो है फिल्म निर्माण के लिए माहौल तैयार करना, क्योंकि अब देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म का भी निर्माण बिहार में हो सके, चाहे कि फिल्म इंडस्ट्री से लोगों को रोज़गार मिल सके बिहार के अंदर। तो पहला काम हो रहा है कि फिल्म फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। इसके साथ इसमें क्या क्या इस पॉलिसी में बोला गया है कि एक क्या किया जाएगा कि बिहार में फिल्म फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा, ताकि फिल्म बनाने के लिए फैसिलिटेट किया जा सके। दूसरा क्या किया गवर्नमेंट, क्या किया है कि इसमें अनुदान देने की बात किया है सरकार। बिहार सरकार क्या कर रही है कि अगर कोई हिंदी माध्यम से या फिर इंग्लिश फिल्म बनाती है, तो उसके लिए 75% अनुदान है, यानी कि हिंदी फिल्म के लिए और इंग्लिश फिल्म के लिए 75% अनुदान है। साथ में जो अन्य रीजनल लैंग्वेज का फिल्म है उसके लिए 50% तक अनुदान देने की बात की गई है। तो आप इसको याद रखेंगे, यहाँ वित्तीय अनुदान की भी व्यवस्था की गई है। तो स्टेटमेंट आ सकता है, इस पीटी में भी आ सकता है, इस पर स्टेटमेंट बेस्ड की इसके तहत जो है फिल्म फैसिलिटेशन सेंटर स्थापना किया जाएगा, तो सही है। वित्तीय अनुदान का भी प्रावधान किया गया है फिल्म मेकर के लिए, तो ये भी सही है, आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की बेटी सृष्टि नखत ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू की चढ़ाई की है? तो आप देखें किशनगंज की है और सृष्टि नखत इनका नाम है। तो सृष्टि नखत जी द्वारा किया जाए कि दुनिया का जो 5वां सबसे बड़ा जो ऊंचा चोटी है माउंट मकालू, उस पर वो चढ़ाई की है उस, तो इनका नाम है। और ये बिहार के किस जिले से है? किशनगंज से। तो आप इसको याद रखेंगे। थोड़ा देख लेते हैं माउंट मकालू के बारे में। अगर ये माउंट मकालू चर्चा में है तो यहाँ से सवाल आने की चांस रहता है, जो भी चर्चा में होता है वहीं से सवाल आता है। ये यूपीएससी का भी ट्रेंड रहा है और बीपीएससी का भी ट्रेंड इसी प्रकार का है। तो देखिए कि माउंट मकालू कहाँ है, तो भारत एवं नेपाल की सीमा पर है। आप देखें कि कहाँ है, नेपाल एवं तिब्बत
जो अभी चीन का भाग है, तो आप देखेंगे तिब्बत जो है चीन का कब्जा है इस पर। तो नेपाल और तिब्बत के बीच वाले जो एरिया है वही है, और ये हिमालय का ही चोटी है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। माउंट मकालू हिमालय क्षेत्र का ही चोटी है, और ये नेपाल और तिब्बत के सीमा पर है, और ये 5वीं सबसे बड़ी चोटी है, और इसकी ऊंचाई कितना है 8,485 मीटर। आप इसको भी याद रखेंगे 8,485 मीटर। तो ये इसकी ऊंचाई है, और ये विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा चोटी है, सबसे ऊंचा चोटी, आप इसको भी याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य हाल में जाति सर्वेक्षण करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है? तो तेलंगाना। तो बिहार जो है जाति सर्वेक्षण करने वाला जो है पहला राज्य बना है। आप देखें कि आपसे पूछा जाएगा कि जो जाति सर्वेक्षण है, देखिए यहाँ जनगणना शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जनगणना शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जाति सर्वेक्षण का इस्तेमाल हुआ है। तो देखें कि जो जनगणना है वो जनगणना जो है भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, न कि राज्य सरकार के द्वारा। इसको भी याद रखेंगे, भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। और इंडिया के अंदर एक जनगणना एक्ट है 1948 का। तो 1948 के जनगणना एक्ट के द्वारा जो है गृह मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा जो है जनगणना को संपन्न किया जाता है। जबकि जाति सर्वेक्षण तो राज्य सरकार करवाई थी, बिहार पहला राज्य था जाति सर्वेक्षण कराने वाला भारत के अंदर। तो इसलिए जो है ये सर्वेक्षण का शब्द का इस्तेमाल होता है जाति जनगणना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वेक्षण और जनगणना में क्या है? तो सर्वे तो कोई भी करा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी करा सकता है, लेकिन जनगणना कराने का प्रावधान किसके पास है? तो देखें कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास है। और ये जनगणना एक्ट, आप इसको भी याद रखेंगे, जनगणना एक्ट 1948 से संचालित होता है। और साथ में आप ये भी याद रखें कि जो जनगणना है कितने दिनों पर होता है? तो मुख्यतः 10 वर्षों पर होता है। आप देखें समानता प्रति 10 वर्ष पे होता है, लेकिन कोरोना के कारण 2021 का जनगणना जो है बाधित रहा है, और उसकी जनगणना 2026, 25, 26 में कराए जाने का बात किया जा रहा है। तो आप इसको याद रखेंगे। तो बिहार और आंध्र प्रदेश तो पहले 2 राज्य हैं जो जाति जनगणना कराए थे, अब तीसरा राज्य कौन बन गया? तेलंगाना। तो आप याद रखेंगे। अब इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि भाई जाति जनगणना क्यों जरूरी है, तो आप उसको बता सकते हैं कि प्रत्येक जाति की स्थिति का पता लगेगा, उसके सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगेगा। चूँकि हम वेलफेयरिक स्टेट है, इंडिया वेलफेयरिक स्टेट है, तो उससे क्या होगा कि हम अधिक से अधिक लोगों का वेलफेयरिक स्कीम ला के मतलब उनका कल्याण कर सकते हैं, उनका अपलिफ्टमेंट किया जा सकता है। तो बस यही सब इंटरव्यू में बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना के अध्ययन के लिए 2 सितंबर 2024 को नालंदा का दौरा किया है? तो रवांडा। आप देखें कि रवांडा एक कंट्री है और ये अफ्रीका की कंट्री है। तो रवांडा के द्वारा एक 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भेजा गया, संसदीय प्रतिनिधि मंडल 11 सदस्यीय, और वो बिहार के सतत जीविकोपार्जन योजना जो है, सतत जीविकोपार्जन योजना का अध्ययन करने के लिए आए हैं। तो अब देखें कि रवांडा का जो कंडीशन है बिहार वाली स्थिति में ही है, ये अफ्रीका की कंट्री है। तो रवांडा के बारे में जान जाते हैं। चूँकि बिहार में आ गया है तो यहाँ थोड़ा जो भी न्यूज में रहता है उसी देश के बारे में पूछता है। ऐसा नहीं कि जो एग्जामिनर होता है बुक खोल के क्वेश्चन बनाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बुक खोल के नहीं बनाते वो जो भी कम्पिटिटिव जो भी चीज़ न्यूज़ में होता है तो उसी देश से पूछ रहा है। मान लीजिए अगर किसी देश की राजधानी पूछना है हमें, तो अभी मोदी जी या प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर हमारे जो राष्ट्रपति कहीं गए हैं तो उसका राजधानी पूछा जाएगा, न कि किसी खास छोटा कंट्री को ढूंढ के ला के पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं रवांडा कंपनी, रवांडा देश के बारे में देखते हैं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, तो आप इसको पहले याद रखेंगे। रवांडा जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो पहला तो अफ्रीका का ही ये देश, ये भी आप याद रखेंगे। साथ में ये देखेंगे कि रवांडा का एक उपनाम भी, इसको 1000 पहाड़ियों का धरती भी बोला जाता है। तो इसको याद रखेंगे आप, 1000 पहाड़ियों का धरती किसे बोला जाता है, क्योंकि इस तरीके का सवाल पूछते रहता है बीपीएससी। तो 1000 पहाड़ियों का धरती किसे बोला जाता है? रवांडा को। आप इसको याद रखेंगे, 1000 पहाड़ियों का धरती रवांडा को बोला जाता है। और रवांडन फ्रैंक जो है, रवांडन फ्रैंक इसकी मुद्रा है, इसको भी याद रखेंगे। रवांडन फ्रैंक जो है इसकी रवांडा की मुद्रा है। और रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। आप इसको याद रखेंगे, किगाली जो है रवांडा की राजधानी है। और आप देखते होंगे कि किगाली एग्रीमेंट आप पढ़ते होंगे। किगाली एग्रीमेंट जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए, खास करके जो ओजोन परत डिप्लेटिंग जो गैस है, ओजोन परत को क्षरण करने वाली गैस है, उससे लड़ने के लिए किगाली समझौता भी किया गया था। तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो किगाली किस देश की राजधानी है? रवांडा की। आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2024 में जारी बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य में अव्वल रहा है? तो अररिया।
तो बिहार में विकास मिशन क्या है, एक सवाल आपके मन में आएगा। तो बिहार विकास मिशन जो 24 का एक रिपोर्ट आया, जिसके अनुसार जो है अररिया जिले पूरे भारत के अंदर, मतलब पूरे बिहार के अंदर पहले स्थान पर रहा अररिया जिला। तो देखते हैं थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि बिहार विकास मिशन है क्या। तो देखें कि बिहार विकास मिशन मुख्य रूप से ये एक प्रकार का सोसाइटी है, मतलब कि सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। आप इसको भी देखेंगे कि जो विकास मिशन है, बिहार विकास मिशन क्या है, सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। और इसका मुख्य काम क्या है कि जो भी सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में मिशन मोड में काम शुरू करना है। और ये मुख्य रूप से क्या करता है कि 7 निश्चय जो इस योजना था बिहार सरकार का, 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, इसकी क्रियान्वयन का निगरानी करता है। तो ये आप याद रखेंगे, इसकी क्रियान्वयन का निगरानी करता है। तो इन्हीं स्कीमों के तहत जो है बिहार विकास मिशन एक रिपोर्ट जारी करती है कि कौन सा जो जिला है बेहतर तरीक़ा से इन विकासात्मक जो भी सामाजिक न्याय और समावेशी विकास वाली स्कीम है उसको बेहतर क्रियान्वयन कर रहा है। तो अब देखेंगे कि अररिया का स्थान पहला दिया है, इसने अव्वल माना है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा आयोजित पहला बिहार वॉलीबॉल लीग 2024 का खिताब किसने जीता है। तो नालंदा डिफेंडर द्वारा जीता गया है। नालंदा डिफेंडर के द्वारा किया गया है, जीता गया है। बिहार वॉलीबॉल लीग हुआ 2024 में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, बिहार वॉलीबॉल लीग प्रतियोगिता, और इसमें डिफेंडर नालंदा डिफेंडर है विजेता रहा था। पहले तो यही याद रखें कि नालंदा डिफेंडर विजेता रहा। अब बिहार वॉलीबॉल लीग 2024 जो हुआ ये स्टेट लेवल वॉलीबॉल लीग है, तो आप इसको भी याद रखेंगे क्या है, ये स्टेट लेवल वॉलीबॉल लीग है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना, स्टेट लेवल वॉलीबॉल लीग प्रतियोगिता है। और ये आयोजन कहाँ किया गया, तो आप देखें कि जो इसका आयोजन है, इसका आयोजन पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया गया। तो आप इसको भी याद रखेंगे, पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे, पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। और विजेता कौन रहा, तो नालंदा डिफेंडर। आप नालंदा डिफेंडर को यहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 में बिहार के कितने नर्स को यह पुरस्कार दिया गया है। तो एक भी नर्स नहीं है जिन्हें बिहार से फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। आप पहले तो ये याद रखें किसके द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार का जो एक मंत्रालय है उस मंत्रालय को याद रखें, क्योंकि पार्टिकुलर मंत्रालय का नाम दिया हुआ है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आप इसको याद रखेंगे, निश्चित तौर पर यह पूछा जा सकता है। तो जो देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो याद रखेंगे कि जो भारत सरकार का एक मिनिस्ट्री है उसका नाम है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उसी के द्वारा यह दिया जाता है। और भारत सरकार किस क्षेत्र में यह देती है, तो देखेंगे कि जो नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, यानी कि नर्सिंग के क्षेत्र में जो मानवीय सेवा प्रदान करता है और उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उसी को जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था, तो 1973 में किया गया था। इसको भी याद रखेंगे, 1973 में 1973 में किया गया था। 1973 में इस पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। 2024 में भारत से कुल 15 लोगों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया। तो इसको भी याद रखेंगे, जिससे बिहार का एक भी व्यक्ति नहीं है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में एक जन स्वराज पार्टी का गठन किया। इसका पहला अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया है, तो मनोज भारती है। मनोज भारती को पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसका, जन स्वराज पार्टी का। जन स्वराज पार्टी का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सवाल आने की चांस कम है। लेकिन यहाँ एक सवाल आ रहा है कि कोई भी पार्टी को रजिस्टर्ड कैसे किया जाता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं किस एक्ट के माध्यम से किया जाता है। तो जो पार्टी का पंजीकरण की प्रक्रिया भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा नियंत्रित है। तो पहले याद रखेंगे कि जो भारत के निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है, उसी के द्वारा जो है पंजीकरण किया जाता है, संपन्न किया था, और उसके द्वारा ये रेगुलेटेड है। और जो पंजीकरण किया जाता है किसी भी पार्टी का जब पंजीकरण करने के लिए वो आवेदन करता है, तो आवेदन कहाँ करना होता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है नई दिल्ली में, वहाँ जाकर आवेदन करना होता है। और आवेदन के उपरांत क्या होता है कि जो पंजीकरण होता है किस एक्ट के माध्यम से होता है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, यानी कि जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 है उसकी एक धारा है, सेक्शन
29A के तहत किसी भी पार्टी को रजिस्टर्ड किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के रूप में। तो आप इसको याद रखेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत जो है सेक्शन उसका 29A है, इसको याद रखेंगे। 29A के तहत किसी भी पार्टी को पंजीकृत किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसको पंजीकृत करता है। तो ये सीधा सीधा सवाल आ सकता है आपसे। अब जैसे कि अब कोई भी पार्टी रजिस्टर्ड हो गया तो आप इसके थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ BPSC ये सवाल 3-4 बार पूछा, तो थोड़ा समझा देते हैं आपको। अब एक पार्टी पंजीकृत हो गया निर्वाचन आयोग के तहत, आप देखेंगे पंजीकृत जो पार्टी होगा उसमें जो पहले जो पार्टी होंगे उसको एक तरीक़ा से उसको बोला जाता है कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। इसको रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि पंजीकृत तो है लेकिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है कि वो राष्ट्रीय पार्टी है कि राज्य स्तरीय पार्टी है, क्योंकि उसके लिए अलग से एक वर्गीकरण है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि राज्य स्तरीय पार्टी होने के लिए क्या होना चाहिए और केंद्रीय जो सेंट्रल पार्टी होने के लिए, राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए क्या होना चाहिए। तो एक पार्टी तो यही होता है कि भाई उसका रजिस्ट्रेशन हो गया और वो रजिस्टर्ड पार्टी है लेकिन वो क्या है, अनरिकॉग्नाइज है। तो आप इसको याद रखेंगे, इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। एक वर्गीकरण हो गया। दूसरा वर्गीकरण क्या हो गया, रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो ये दो है। अब इसी में देखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा तो जो रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होता है वही राष्ट्रीय पार्टी होता है या फिर राज्य स्तरीय पार्टी होता है। अगर उसकी पहचान नहीं होती है, यानी कि उसके जो अब राष्ट्रीय पार्टी या फिर राज्य स्तरीय पार्टी लोग वैसे ही बनता है जैसे उसका प्रदर्शन क्या रहता है इलेक्शन में। अगर उसका प्रदर्शन नहीं है और उस तरीके के मानक की पूर्ति नहीं करता है तो वो क्या करेगा कि इस वर्गीकरण में रहेगा कि रजिस्टर्ड तो है लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था समझने के लिए आप लोगों के लिए, क्योंकि ये BPSC में भी सवाल आता है और UPSC में भी सवाल आता है। BPSC को देखें कि हर बार इलेक्शन से 2-4 PT में और एक मेंस में सवाल आता ही है, तो सारे समझ एक जगह काम आना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मरीजों को मुफ्त दवाई प्रदान करने के मामला में बिहार जो है पहले स्थान पे है। तो आप देखेंगे कि जो मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराई जाता है वो देश भर में बिहार पहले नंबर पे। तो आप देखेंगे कि जो सरकारी अस्पताल है उसकी स्थिति जो है बिहार में सुधरी है, सरकारी अस्पताल की स्थिति सुधरी है और डिलीवरी सिस्टम जो है और एसेस सिस्टम जो है उसको बेहतर किया गया बिहार के अंदर भी। बहुत सारी मशीनें खरीदी गई हैं। लेकिन अभी देखें कि जब 67 BPSC हुआ था, मेंस का हुआ था, तो उसमें अलग से एक स्वास्थ्य व्यवस्था पर बिहार में प्रश्न पूछा गया था। तो आप NCERT का बुक पढ़ेंगे तो वहाँ जो है स्वास्थ्य व्यवस्था जो 3 टियर बताया गया है, 3 टियर जो है अपने यहाँ हेल्थ सिस्टम बताया गया इंडिया में। तो आप उसका अध्ययन करें, साथ में किसी रिपोर्ट का अध्ययन करें जिसमें ये बताता हो, डेटा दिया हो कि बिहार में हेल्थ सेक्टर का क्या कंडीशन है। तो आप देखेंगे कि आपकी तैयारी हो जाएगी PT के लिए भी और मेंस परीक्षा के लिए। PT में तो बस इतना ही याद रखें कि मुफ्त दवा के वितरण में बिहार जो है पहले स्थान पे है। और इसमें आप एक और चीज़ देखेंगे कि जैसे कि जब भी आप इसको पढ़ें तो अगर मेंस लिखें तो देखें कि अगर कोई भी व्यक्ति मुफ्त दवा क्यों चाहिए, गवर्नमेंट उसको क्यों डिलीवरी करेगा फ्री में, देखेंगे कि दवा जो उसको क्यों चाहिए, मेडिसिन क्यों चाहिए। तो 2 बातें हैं। पहला तो कि देखेंगे कि जो अनुच्छेद भारत संविधान के जो अनुच्छेद है 21A में 21 में क्या बोला गया, अनुच्छेद 21 में आप देखेंगे कि गरिमापूर्ण जीवन की बात की गई है, गरिमापूर्ण जीवन की बात की गई है। और अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसको खाने के लिए दवा नहीं है तो उसका जीवन तो कष्टपूर्ण हो जाएगा, गरिमापूर्ण होगा नहीं। तो इसलिए उसकी गरिमा की रक्षा के लिए गवर्नमेंट जो है प्रयास करती है, सरकार या फिर भारत सरकार। तो आप इस सब चीज़ों को याद रखेंगे, मेंस में काम आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया दिल्ली में। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के जिले में हुआ था, सुपौल में हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे, जो शारदा सिन्हा थी उनका जो है सुपौल में जन्म हुआ था और याद रखेंगे 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था। अब शारदा सिन्हा जी पर सवाल आने के चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये बिहार इनको बोला जाता है कि ये बिहार कोकिला भी इनको बोला जाता है, बिहार कोकिला बोला जाता है। अब समझ सकते हैं कि इनका जो है प्रसिद्धि किस लेवल का है। और छठ गीत के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, मुख्य रूप से छठ गीत और जो भी लोक गीत है बिहार के अंदर उसके लिए प्रसिद्ध रहा है। और इनको पहली बार जो फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था, जो सलमान खान का फिल्म था और उसके लिए दिया गया था, मैंने प्यार किया एक फिल्म था, उसी के लिए जो पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे, ये सुपौल जिला से है। और 2-3 बात आप याद रखेंगे इनको
इनको पद्म श्री पुरस्कार कब दिया गया, तो इसको याद रखेंगे। पद्म श्री पुरस्कार जो है इन्हें 1991 में दिया गया, 1991 में दिया गया, तो इसको याद रखेंगे पहला। दूसरा जो फैक्ट याद रखेंगे इनके बारे में कि वो कि संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला, तो 2000 में इनको एक पुरस्कार दिया गया है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नाट्य भी बोलते हैं अकादमी पुरस्कार, इनको दिया गया 2000 में। इसको भी याद रखेंगे, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 2000 में दिया गया। और एक पुरस्कार दिया गया इनको जो पद्म भूषण पुरस्कार 2018 में दिया गया। तो ये 3-4 बात याद रखेंगे। पद्म पुरस्कार इनको कब दिया गया, 2018 में। पद्मश्री 1991 में दिया गया था, और संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड जो है 2000 में दिया गया था। तो आप इस 3 बात को याद रखेंगे इनके संदर्भ में। और इनका घर कहाँ हुआ, सुपौल हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पटना महावीर मंदिर के सचिव आचार्य जो किशोर कुणाल है, उनका देहांत जो है 29 दिसंबर 2024 को हो गया। उन्हें किस वर्ष समुदाय एवं सामाजिक सेवाओं में योगदान के लिए भगवान महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो भगवान महावीर से पुरस्कार से उन्हें कब सम्मानित किया गया, देखेंगे उन्हें 2008 में सम्मानित किया गया था। और किशोर कुणाल जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे बिहार के, और उनका देहांत जो है इसी साल हो गया था। तो किशोर कुणाल जी भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी थे, मतलब IPS अधिकारी थे, और उनका कैडर क्या था, गुजरात था। तो इसको भी याद रखेंगे, उनका कैडर क्या था, गुजरात था। और उनका जन्म किस जिला में हुआ, तो मुजफ्फरपुर में हुआ है। मुजफ्फरपुर में कभी कभी सवाल आता है, मुजफ्फरपुर में उनका जन्म हुआ था। उन्हें क्या किया गया था कि पद्मश्री अवार्ड 2025 में मरणोपरांत दिया गया था। पद्मश्री अवार्ड जो है उन्हें कब दिया गया, 2025 में मरणोपरांत दिया गया था। और जो महावीर मंदिर ट्रस्ट है, आप देखें कि जो महावीर मंदिर ट्रस्ट है उसके महासचिव रहे हैं, और उसके महत्वपूर्ण पद पर भी रहे हैं ये किशोर कुणाल जी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। और महावीर मंदिर जो ट्रस्ट है पटना के अंदर है, वो उसके द्वारा जो है बहुत सारे कैंसर अस्पताल, बहुत सारे सामाजिक सेवाओं को किया भी जाता है। तो ये था इनकी उपलब्धि, आप इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्रा खेल परिषद में आयोजित 68वें नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी अंडर-17 बालक और बालिका वर्ग का खिताब किस टीम ने अपना नाम किया है, तो बिहार द्वारा। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। अब इसका भी आयोजन कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा खेल परिसर में हुआ था। और 68वीं नेशनल स्कूल गेम रग्बी अंडर-17 के बालक और बालिका का खिताब कौन टीम जीता है, बिहार जीता है। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के आकांक्षी जिलों के विकास के लिए पिछले 3 वर्षों में कितनी राशि केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, तो देखेंगे कि 158 करोड़ रुपया, देखेंगे कि 158.7 करोड़ रुपया दिया गया है। अब आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में देखते हैं। यहाँ सवाल आने के चांस है, आप UPSC में भी आया था, BPSC में आएगा। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, नीति आयोग जो किया गया है, भारत सरकार द्वारा शुरुआत किया गया है। और नीति आयोग जो है इसका नोडल एजेंसी है, वही इसको संचालित करती है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, इसको संचालित कौन करता है, तो नीति आयोग करता है। इसको याद रखेंगे, नीति आयोग से सवाल कई बार आता है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसका संचालन कौन करता है, नीति आयोग द्वारा किया जाता है। सरकार कितना पैसा दी है, 158.97 करोड़ रुपया दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को। अब आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में किया गया था, इसको भी याद रखेंगे। 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। और पूरे भारत से 112 जिलों को लिया गया था। वैसे जिला जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, जिसको सामाजिक आर्थिक इंडिकेटर की जो चीज़ें हैं वो सब के सब पिछड़ा हो, तो उसका तीव्र विकास करने के लिए, फोकस विकास करने के लिए, और आपस में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में लाकर विकास करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। और 112 जिला जो टोटल भारत से लिया गया था, उसमें से 13 जिला बिहार से शामिल है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। 13 जिला आपको याद होना चाहिए, 13 जिला याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल आ सकता है। तो कुछ जिला के नाम बता देते हैं। बेगूसराय है, गया है, जमुई है, कटिहार है, खगड़िया है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया है, तो सीतामढ़ी है, तो ये जिला है, अररिया भी है। तो आप इसको याद रखेंगे। हम आकांक्षी जिला कार्यक्रम को देखते हैं। तो ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम है। आप जिसे देखिए, आप मेंस अगर लिख रहे हैं, अगर आप मेंस देखे होंगे, BPSC के पूछता है कि गरीबी क्या है, और गरीबी से आप क्या समझते हैं, गरीबी कितने प्रकार के होता है, बिहार सरकार गरीबी दूर करने के लिए, भारत सरकार गरीबी दूर करने के लिए क्या कर रही है। जब हम ये सब चीज़ लिखते हैं तो आप देखेंगे कि मुख्य रूप से हम किस पे जाते हैं, हम स्कीम की चर्चा करते हैं, लेकिन हम क्या आकांक्षी जिला कार्यक्रम बताते हैं। ये सब जो जिला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये गरीबी दूर करने के लिए सरकार का बृहद स्तर का कार्यक्रम है। तो आप इन सब चीज़ को मेंस में लिखे, तभी जाके नंबर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में आयोजित 70वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला को
कौन सा पदक मिला है, तो कांस्य पदक मिला है। तो आप इसको भी याद रखें। महाराष्ट्र में 17वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ और बिहार की महिला टीम को वहाँ क्या मिला है, कांस्य पदक मिला है। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के डॉक्टर ज्वाला प्राद को लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 3 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये पश्चिम चंपारण के हैं। तो आप याद रखेंगे डॉक्टर ज्वाला प्राद है इनका नाम, जो लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्हें 3 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया और वो कहाँ के हैं, पश्चिम चंपारण के। तो इसको याद रखेंगे। पहला तो ये सवाल आ सकता है कि महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किसे दिया गया, तो डॉक्टर ज्वाला प्रसाद प्राद को। और ज्वाला प्राद कहाँ के हैं, तो पश्चिम चंपारण जिला से हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजगीर बिहार की मेजबानी में 11 अक्टूबर 2024 तक पहली बार आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर क्या था, तो गुड़िया था। आप देखेंगे कि भारत इसको तीसरी बार जीता है, चीन को पराजित किया है। तो इसको याद रखेंगे। इससे पूर्व हम चर्चा की, तो यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में बिहार में कितने शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 2 शिक्षक है। बिहार के 2 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से 2 शिक्षक को सम्मानित किया गया। और देश भर में कुल कितने शिक्षक को दिया गया, 82 शिक्षक को दिया गया। बिहार के 2 शिक्षक का नाम क्या है, तो पहला का नाम है मीनाक्षी कुमारी, इसको भी याद रखेंगे, मीनाक्षी कुमारी। और दूसरा का नाम है सिकंदर कुमार सुमन, सिकंदर कुमार सुमन। आप इसको याद रखेंगे, सिकंदर कुमार सुमन, इनका 2 लोगों का नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है जिनके द्वारा बिहार आधुनिक लैब के शुभारंभ किया गया, तो BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। आप याद रखेंगे। ये क्या है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, CEO है, CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो आप इसको याद रखेंगे। सुब्रमण्यम जी नाम है, BVR सुब्रमण्यम। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया गया, तो ये तीनों जिलों में मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। याद रखेंगे। यहाँ क्या किया गया, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया गया। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो आनंद कुमार। आप इनको याद रखेंगे। आनंद कुमार को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर दक्षिणी कोरिया के अंदर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो चतुर्थ कृषि रोड मैप है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 18 अक्टूबर 2023 को 18 अक्टूबर 2023 को किया गया था। जो चतुर्थ कृषि रोड मैप है उसकी शुरुआत 18 अक्टूबर 2023 को किया गया था। आप इसको याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत कहाँ हुआ था, तो बापू सभागार जो है पटना के अंदर वहीं हुआ था। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, तो देखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा किया गया था। तो इसको भी याद रखेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसका किया गया था। और इसका रोड मैप क्या है, तो आप देखेंगे कि कितना दिनों तक के लिए है, तो देखेंगे कि इसका जो है 2023 से लेकर के 2028 तक इसका कार्यकाल है। चौथा जो कृषि रोड मैप है इसको कब से कब तक के लिए है, 2023 से लेकर 2028 तक। आप इसको याद रखेंगे। और इसके लिए कुल खर्च कितना अनुमानित किया गया है, तो देखेंगे कि 1,62,268 करोड़। इसको भी याद रखेंगे। ये पूछा जाता है फैक्चुअल जब एग्जाम देता है BPSC तो पूछता है 1,62,268 करोड़ रुपया। तो आप इसको याद रखेंगे। पहला कृषि रोड मैप क्या हुआ था 2008 से 2012 के लिए। तो इसको भी याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पर्यटन। अगला प्रश्न है कि देखेंगे आपकी पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल की शुरुआत बिहार में कहाँ से की है, तो बोधगया से की है। आप इसको याद रखेंगे। तो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल की शुरुआत की है बिहार के बोधगया से। आप दोनों बात याद रखेंगे। बिहार से शुरू किया गया है और बिहार के बोधगया से शुरू किया गया। अब देखेंगे कि इस जो विश्व पर्यटन दिवस है कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर। आप इसको याद रखेंगे। 27 सितंबर एक डेट है। इसी डेट को जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यटन दिवस पहली बार पूरी दुनिया में कब मनाया गया था, तो आप देखेंगे कि 27 सितंबर 1980 को। इसको भी याद रखेंगे। 27 सितंबर 1980 को पहली बार मनाया गया था। और 2024 का विश्व पर्यटन दिवस का थीम क्या था, तो देखेंगे कि रीथिंक टूरिज्म इसका थीम था। रीथिंक टूरिज्म इसका थीम था। इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 22 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई है जो प्रधानमंत्री आयुष योजना के तर्ज पर काम करेगी। तो ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो इसको तिथि याद रखेंगे। 22 सितंबर 2024 द्वारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई है बिहार सरकार के द्वारा। अब देखें कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उसमें क्या किया जाता है कि 5 लाख रुपये का बीमा प्रति परिवार दिया जाता है। 5 लाख की बीमा प्रति परिवार दिया जाता है ताकि उस व्यक्ति का जो है Tier 2 और Tier 3 जो अस्पताल है वहाँ इलाज हो सके
उसी प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा 22 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लाया गया, और इसके तहत जो है इसमें भी क्या किया जाएगा कि 5 लाख का बीमा दिया जाएगा, इलाज करने के लिए बीमा दिया जाएगा। और उसको जो आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं किए गए हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। जो आयुष्मान भारत जो योजना है, भारत सरकार का योजना है, जिसके तहत जो कवर नहीं हुए हैं उनको किस में कवर किया जाएगा, तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उनको कवर किया जाएगा। और उनके पास क्या होना चाहिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत केवल राशन कार्ड होना चाहिए। इतना ही रखा गया है कि आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसके तहत राशन कार्ड होना चाहिए। अब ये क्या है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में देखेंगे तो इसकी देखें कि ये कब लाया गया था, 2013 में, और यूपीएससी बीपीएससी सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट है, तो आप इसके बारे में डिटेल अध्ययन जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, बिहार में दूसरी एम्स का निर्माण अगले 36 महीने में कहाँ होगी, तो देखेंगे कि सोभम दरभंगा में होगी, तो दरभंगा में सोभम में होगी। इसको भी याद रखें क्योंकि इस तरह का सवाल आता है कि दरभंगा सोभम में दूसरा एम्स बनाया जाएगा। दूसरा एम्स कहाँ बनाया जाएगा, दरभंगा सोभम में बनाया जाएगा, तो आप इसको याद रखेंगे। आप देखिए पहला एम्स कहाँ है, तो पटना में बनाया गया। पहला एम्स जो है फुलवारी शरीफ पटना के अंदर है पहला एम्स, आप इसको याद रखेंगे। और दूसरा बात ये भी याद रखेंगे कि जो एम्स होता है ना उसका फुल फॉर्म क्या है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसका जो है फुल फॉर्म है एम्स का, देखेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का नामकरण है। आप देखेंगे कि पहली जो भारत के अंदर एम्स की स्थापना जो है 1956 से किया जा रहा है, और एम्स जो एक्ट एक आया था, आप देखेंगे कि एम्स एक्ट आया और उसी के माध्यम से इसका निर्माण किया जाता है। पहला एक एम्स कहाँ बना था, नई दिल्ली में पहला एम्स बना था, और ये पूरे भारत के अंदर 25 एम्स है, कई निर्माणाधीन भी है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना वृद्धि हुआ है, तो 14.5 जो है वृद्धि हुआ है। तो सकल घरेलू राज्य से जो बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो आप इसको याद रखेंगे 14.5% की वृद्धि, ये पूछा जा सकता है 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई है राज्य के जीडीपी में। अब जीडीपी जीएनपी सब के बारे में अध्ययन गंभीर रूप से करें क्योंकि ये सवाल सभी जगह आता है, यूपीएससी के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बीपीएससी में भी ये सवाल आते रहता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की जो जयंती है, रामधारी सिंह दिनकर की 116वीं जयंती मनाई गई है सिमरिया बेगूसराय में, उनका जन्म हुआ था, तो इसको याद रखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। उनका एक प्रसिद्ध किताब, उनका नाम क्या है, रश्मि रथी। रश्मि रथी आप इनको जरूर पढ़ें, और संस्कृति के 4 अध्याय, इन किताब को जरूर पढ़िए। 2 किताब याद रखिए, सवाल पूछा जाता है, रश्मि रथी और संस्कृति के 4 अध्याय, हिम्मत वाला और परशुराम, ये भी इनका प्रसिद्ध पुस्तक है, हिम्मत वाला और परशुराम। ये 4 बुक जरूर पढ़ें और इनको याद रखें। और साथ में देखेंगे कि जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी थे, इनको राष्ट्र कवि भी बोला जाता है, तो इसको भी याद रखें। और ये बिहार से थे, बिहार के सिमरिया बेगूसराय थे, इसको याद रखेंगे। साथ में देखिए 1965 में इन्हें कवि सम्राट खिताब दिया गया था, तो आप इनको याद रखेंगे। इन्हें कवि सम्राट का खिताब दिया गया था, कब दिया गया था, 1955 में, तो आप इसको याद रखें। 1965 में दिया गया था, इसको भी याद रखेंगे। और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया कब, 1972 में। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया 1972 के अंदर, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में बिहार सरकार ने रवि दलहन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, इस पर बिहार सरकार ने कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया है, तो देखेंगे बिहार सरकार द्वारा जो है, बिहार सरकार के द्वारा 40.86 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि बिहार के किस जिले में 289 एकड़ पर 1500 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बना है, तो अररिया के अंदर बिहार में दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण किया जा रहा है। देखेंगे पटना में भी एक चिड़ियाघर है, संजय गांधी जैविक उद्यान, और दूसरा देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ बनाया जा रहा है, अररिया में। अभी वर्तमान में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, कोलकाता में, इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगले देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आप देखेंगे चिड़ियाघर कौन बनाता है, तो देखेंगे चिड़ियाघर में देखेंगे कि एक अथॉरिटी है इंडिया के अंदर कि जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको भी याद रखेंगे क्योंकि आप मेंस देंगे तो जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक अथॉरिटी है। इसका निर्माण जो है 1952 में किया गया था, 1992 में किया गया था, इसको याद रखेंगे। और इसका निर्माण किस एक्ट पे किया गया था, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का है उसके तहत इसका निर्माण किया गया था, तो इसको भी याद रखेंगे। और यही जो है यह भारत सरकार के पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत सरकार के किसके अंतर्गत आता है, भारत सरकार के पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और यही जो है अनुमति देता है, अनुमोदन प्रदान करता है, शिक्षण प्रशिक्षण भी देता है कर्मचारियों को, तो याद रखेंगे। जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11 से लेकर 20
नवंबर 2024 का कहाँ किया गया? तो राजगीर नालंदा में किया था। राजगीर नालंदा में क्या किया? महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया था, इसको याद रखेंगे। और भारत के द्वारा ही तीसरी बार जीता भी गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ राज्य का पहला जीआई टैग फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा? तो भागलपुर के अंदर खोला जाएगा। तो जीआई टैग भौगोलिक संकेतक के लिए फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? तो भागलपुर में खोला जा रहा है। तो आप इसको क्या देखेंगे? अब जीआई टैग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जीआई टैग के बारे में अब यूपीएससी तो 5 और अभी तक सवाल पूछा है जीआई टैग के बारे में। तो बेसिक बात जानिए कि जीआई टैग का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है। ये डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स समझौता एक है, ट्रिप्स समझौता के तहत 7 समझौता उसमें से एक है। तो एक तो ये आप याद रखेंगे। भारत के अंदर क्या हुआ कि जीआई टैग देने के लिए एक जीआई टैग रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 लाया गया था। आप इसको भी याद रखेंगे। जीआई टैग रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है भारत के अंदर लाया गया। कब लाया गया? 1999 में लाया गया इस एक्ट को, इसको याद रखेंगे। और ये जो जीआई टैग है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और दार्जिलिंग चाय जो है, भारत का दार्जिलिंग चाय जो है 2004 में जिसे पहली बार जीआई टैग दिया गया था, दार्जिलिंग चाय। बिहार से कई वस्तु हैं जिसे जीआई टैग प्राप्त है और उत्पाद भी है, तो आप इसको याद रखेंगे। जो भी वस्तु उत्पाद है जीआई टैग प्राप्त है उससे सवाल पूछा जाता है। इससे शाही लीची है, खाजा भी है, जर्दालू आम है, मरचा चावल है जिसे पश्चिम चंपारण का। तो ये सब बिहार से, तो आप इसको याद रखेंगे। बिहार का पीटी देना चाहते हैं तो बीपीएससी के लिए ये जरूरी होगा। और देखेंगे कि इसका जो है जीआई रजिस्ट्री कहाँ है? तो आप देखेंगे जीआई रजिस्ट्री चेन्नई के अंदर है, हेड क्वार्टर बनाया गया, वहीं रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। तो भागलपुर में एक इसका फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया ताकि जीआई टैग के बारे में जागरूकता बताया जाए और साथ में जो किसान है, जो उत्पादक है, उसके हितों का संरक्षण किया जा सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के पहलवान अनंत कुमार सिंह ने साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो बांका। आप पहला तो याद रखेंगे कि ये साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप हुआ और उस कुश्ती चैंपियनशिप में अनंत कुमार सिंह द्वारा जो है स्वर्ण पदक जीता गया। फिर दूसरा याद रखेंगे कि उनका घर कहाँ है? बांका में है। उनका घर बांका में है। तो सीधे ये भी पूछा जा सकता है कि अनंत कुमार सिंह बिहार से जो काफ़ी चर्चा में रहे, किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो कुश्ती से। पिछले बार एक सवाल भी आया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में जन्मे भारतीय पैरा शटलर बैडमिंटन विश्व महासंघ से निलंबित किया गया। तो प्रमोद भगत इनका नाम है। प्रमोद भगत जी बिहार के वैशाली जिला से हैं और ये बैडमिंटन खेलते हैं। आप इनको याद रखेंगे। ये स्वर्ण पदक भी जीते थे। तो इन्हें क्या किया गया कि निलंबित कर दिया गया है, भारतीय पैरा शटलर को। ये इनको जो है विश्व बैडमिंटन संघ से इन्हें निलंबित कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 13 विभागों की झांकियों में पहले स्थान पे कौन सा रहा है? अब प्रथम स्थान पे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का रहा है, द्वितीय स्थान पे जीविका का रहा है, तृतीय स्थान पे बिहार अग्निशमन सेवा का रहा है। तो आप तीनों याद रखेंगे। अब जीविका के बारे में जानते होंगे कि जीविका जो है विश्व बैंक के द्वारा संचालित हो रहा है। और जीविका का है कि जीविका से आजीविका तक टैग है कि आप देखेंगे जीविका बिहार में क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आ रहा है। आप इसको भी याद रखेंगे। तो पहला स्थान पे कौन रहा है? बिहार शिक्षा परियोजना, दूसरे स्थान पे जीविका, तीसरे स्थान पे अग्निशमन सेवा का झांकी रहा है। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि 15 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान बिहार के किस प्राचीन संस्था की भावना का पुनर्जीवन करने की बात की? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जीवित करने की बात किया गया है। तो देखें कि नालंदा विश्वविद्यालय को नए तरीका से बनाया गया है और बिहार का जो लेगेसी है, बिहार का जो ऐतिहासिक उपलब्धि है, उसको फिर से स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार का विकास इसी रास्ते होना है, क्योंकि आप देखेंगे बिहार में ऐतिहासिक धरोहरें बहुत है और बिहार का इतिहास भी कहीं ना कहीं उसके वर्तमान के विकास में योगदान दे सकता है। तो देखें कि नालंदा विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कब किया गया था? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त काल में किया गया था 427 ईस्वी में। आप इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि नालंदा जो विश्वविद्यालय इसको बख्तियार खिलजी के द्वारा, बाद में चल के बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है ध्वंस कर दिया गया था। इसमें सवाल यूपीएससी पूछा। अब देखेंगे 2010 में क्या हुआ कि भारत सरकार के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया। 2010 के अंदर भारत सरकार के द्वारा संसद में एक एक्ट पारित किया गया और नालंदा विश्वविद्यालय को नए तरीका से बनाया जा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय को नए तरीका से बनाने के लिए एक एक्ट पारित किया गया और इसमें 17 देश जो आसियान कंट्री है, आसियान प्लस कंट्री है, वो सहयोग कर रहा है और नालंदा को जो है नए तरीका से बनाया जा रहा है। नालंदा की देखेंगे कहाँ है? तो राजगीर में है। राजगीर नालंदा जिला है और वहीं है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 21 अगस्त 2024 को बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार के नागरिकों के लिए सोशल रजिस्टर तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए कितने राशि
प्रशासनिक स्वीकृति की है तो 85 करोड़ 23 लाख रुपए, 85 करोड़ 23 लाख रुपए को याद रखेंगे। तो बिहार कैबिनेट ने बिहार के नागरिकों के लिए सोशल रजिस्टर तैयार करने का बात किया है, जो नागरिक के लिए होगा, और उसके लिए कितना राशि स्वीकृति दी है तो 85 करोड़ 23 लाख रुपये। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने 21 अगस्त 2024 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया योजना को मंजूरी दी है तो बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री थैलीसीमिया योजना की शुरुआत किया गया है। यह 12 वर्ष तक के बच्चों को थैलीसीमिया से पीड़ित है उसके लिए निःशुल्क उपचार किया जाएगा। तो जो भी थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं जिनकी आयु 12 साल तक है उसका निःशुल्क उपचार किया जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजटीय मांगे केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तो सामर्थ्य पोर्टल है। तो आप देखेंगे कि एक सामर्थ्य पोर्टल है, उसके माध्यम से क्या हुआ कि बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 25-26 में अपनी बजटीय मांग को इसी पोर्टल के माध्यम से रख पाएगी। तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया के अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है तो आप पटना में किया गया है। तो अचीविंग स्पोर्ट्स माइल स्टोन बाई इंस्पायरिंग वीमेन थ्रू एक्शन, तो इस अस्मिता का यही फुल फॉर्म है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? पटना में किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजगीर की जू सफारी सबसे ऊंचा पक्षीशाला बर्ड एवियरी बनाई गई है। इस पक्षीशाला में देसी विदेशी पक्षियों की कितनी प्रजातियों को रखने की व्यवस्था की गई है तो 100 से अधिक। इसको भी याद रखेंगे। तो राजगीर जू सफारी कहाँ है? नालंदा में है। राजगीर जू सफारी कहाँ है? नालंदा में है। और यहीं भी क्या है? ग्लास ब्रिज भी है। तो आप जो दोनों चीज़ एक साथ घूम सकते हैं। साथ में आप देखेंगे कि राज्य स्तर का जो पुलिस एकेडमी है जहाँ आप डीएसपी बनेंगे या फिर दरोगा बनेंगे तो वहाँ प्रशिक्षण होता है, तो वो भी राजगीर में है। तो ये हमारा आज का वीडियो था और फिर हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। आप लोग को जिस तौर पर फ़ायदा होता होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।